गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, इस चैप्टर का कर रहे हो काम जो मैंने बोला था पहले? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फिर एक्सरसाइज 0 कर ली। बताओ बच्चों इसका डाउट्स। टेस्ट 19 को है। बच्चों फर्स्ट में एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्या आंसर? इंटेंसिटी दी हुई है, नंबर पूछा है, एरिया दिया हुआ है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था पी लैम्डा बाय एच सी था ना। तो हाँ, हो सकता है कि 282 चाह रहा हो आपका, जिसको अप्रोक्सीमेटली 300 हमने मार्क कर दिया। ऐसा ही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। आप 4000 के करस्पॉन्डिंग देख लो क्या एनर्जी बनती है एच सी बाय लैम्डा से, तो देख लो कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, वर्क फंक्शंस की रेशो दे दी, फ्रीक्वेंसीज बता दी। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो बतानी है, तो बस आप कैसे लिखोगे? एच एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई वन पहले केस में, दूसरे केस में एच टू एफ इज इक्वल टू 2W प्लस K2। राइट, सो इफ यू रीअरेंज एंड डिवाइड तो 1/2 की टर्म आ जाएगी। ठीक है ना? ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है, इससे के ई वन क्या हो गया? एच एफ माइनस डब्ल्यू। के ई टू क्या हो गया? 2 टाइम्स एच एफ माइनस डब्ल्यू। तो वो डिवाइड करोगे तो उससे आ जाएगा।
8th क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें क्या है कि आपको दो प्रोडक्ट्स में दिए हुए हैं साइन। बच्चों मेरी आवाज इको कर रही है क्या? अच्छा, एक मिनट। अब कैसे है? अब कुछ पहले से बेटर है या वैसे ही है? अब बुरी हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन में बच्चों आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि दो टर्म्स है, साइन ओमेगा 1 साइन ओमेगा 2, वो प्रोडक्ट में है। तो इसका बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। अब कैसे इको, ठीक है, तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये इस टाइप से है, देखो साइन ओमेगा 1t इंटू साइन ओमेगा 2t। तो इस पे अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सीधा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है, ठीक है। हमें इसके ऊपर एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट होता है, याद है, 2 साइन है साइन बी। That is equal to cos of a minus b minus cos a plus b। ये पढ़ा है कभी कि नहीं? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। तो ये बन जाएगा cos of ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस cos of ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी। बाहर कुछ a है तो a/2 हो जाएगा। तो अब ये हमारे ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, एक 3 है और एक 6 है। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि a/2 इंटू कॉस ऑफ 3 की जो भी पावर है माइनस टी माइनस कॉस ऑफ 9 की जो भी पावर है इंटू टी। तो अब हम बच्चों ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट है, इट इज मेड अप ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। वन फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू 10⁻⁻15 जो कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से आई, एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी इज 9 इंटू 10⁻⁻15 जो कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से आई, ठीक है। ये सीधा प्रोडक्ट में नहीं हम कह सकते होते, हम प्लस माइनस में ये कह सकते हैं कि हाँ भाई दो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है।
क्या ये बात समझ आती है? तो अब ये 3 और 9 आ गए। तो अब पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं मेटल पे, और आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग होगी? ऑब्वियसली ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग। तो हम कौन सी यूज करेंगे? 9 वाली। तो 9 के करस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड आउट द के मैक्स। ठीक है बच्चों, प्लीज ये ध्यान रखना, मेक अ नोट कि आप जब आप कहते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट, तो तब कह सकते हो जब प्लस माइनस हो, ना कि तब जब बीच में प्रोडक्ट हो। हाँ, वो ऑब्वियसली ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ही होगा हमेशा ज्यादा। मतलब हाँ, ये भी सीधा भी याद रख सकते हो कि अगर प्रोडक्ट में है तो बस ये दो बनेंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। है ना बच्चों, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब जैसे यहाँ तो दोनों साइन थे, है ना, अगर दोनों साइन की जगह दोनों कॉस होते या साइन कॉस होता, तो भी जो दो फ्रीक्वेंसीज बनती हैं वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ही बनती है। ये एक सिंपल बात याद रख सकते हो, है ना। अदरवाइज तो फिर हर टाइप के लिए आपको अलग ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेन बात क्या याद रखनी है कि मतलब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कब मान सकते हैं? जब प्लस माइनस हो बीच में। यहीं पे इस फॉर्मूला में साइन के आगे एक प्लस लगा होता तो सीधा सीधा ही हम कह देते हैं कि 3 और 6 इन्वॉल्व है। और दूसरी बात कि जब ये प्रोडक्ट में हो तो दो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होंगी? एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और एक ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है जी, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, एक वेव में वैल्यू 0 कितनी बार होती है? एक टाइम पीरियड में 2 बार होती है। ठीक है, तो हमें यह बता दिया कि एक सेकंड में इतनी बार हो रही है। तो क्या हम बच्चों यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बताओ? इसका हाफ या इसका डबल? हाफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक टाइम पीरियड में 2 बार हो रही है। ये क्लियर हो गया सबको? तो बस उससे फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर फर्दर तो हो ही जाएगा। दोबारा दोबारा बता दो सर ये एक बार। देखो, जो ग्राफ होता है हमारा कोई भी वेव का, वो इस तरीके से होता है। तो एक टाइम पीरियड में वैल्यू 0 कितनी बार हो रही है? 2 बार, हाँ जी सर। है ना। तो आपको ये कहा है कि एक सेकंड में इतनी बार 0 हो गई, तो इसका मतलब एक सेकंड में टोटल साइकिल्स कितने कंप्लीट हो गए? क्योंकि एक साइकिल में खुद 2 बार होती है, तो इसका हाफ हो गया ना। ठीक है सर।
आगे बच्चों, एक्सरसाइज 1। बच्चों ये ना रुक जाओ अभी एक्सरसाइज 1, हम थोड़ा सा आज और इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये जो थोड़े से आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन तो हो सकता है सीधा, इसमें आपको ये कहा हुआ है कि बस क्या है कि 60% ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, मतलब जो फोटॉन्स की पावर है वो 60% वाली है, मतलब जब आपने फॉर्मूला में आप पुट करोगे वो 60% लेके करोगे ना? बच्चों मैं 1 सेकंड आया, वो मेरे लैपटॉप का चार्जर दूसरे रूम में रह गया। हाँ जी बच्चों, पर सेकंड वाला क्या कह रहे हो? बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है जी। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, करेक्ट? और
इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेटेड टू वर्क फंक्शन, एंड लेट्स रिमेंबर कि हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि लाइट कब एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, एंड वो जो पार्टिकल होगा उसकी प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ ली, उसको फोटोन बोलकर, राइट। तो बच्चों हम एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, ठीक है, एंड फिर उससे समझेंगे हम कि कैसे वो ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती, ठीक है, जिस कारण से फिर हमें फाइनली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखते हैं तो कोई करंट ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे तो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ ली, उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें तो ऑब्वियस ही है, क्या फर्क होगा पड़ गया। क्या आप ये सोच सकते हो कि वेव थ्योरी के हिसाब से ये किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है? भाई वेव थ्योरी के हिसाब से तो वेव क्या होती है? वेव इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। तो भाई अगर एक मेटल सरफेस के ऊपर एक वेव आ रही है तो मतलब उसको एक कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है। तो मान लो कि वेव की फ्रीक्वेंसी कम भी है, तो ठीक है वो कम एनर्जी कैरी कर रही है, बट जैसे वो वेव पड़ती रहेगी मेटल पे, तो कुछ देर के बाद तो ऐसा हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाए, इजंट इट? लेकिन हमने देखा कि इस केस में तो निकलता ही नहीं है, चाहे आप 10 घंटे लाइट डालते रहो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है। दूसरी बात, जब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा की तो इलेक्ट्रॉन झटके से ही निकल गया, मतलब उसने, मतलब जो टाइम था वो माइक्रो सेकेंड्स में, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अगेन अब ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑब्जर्वेशन है? भाई इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले रहा है वो झटके में ले रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं ले रहा, इलेक्ट्रॉन तो झटके में एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो वो झटके से एनर्जी कैसे ले रहा होगा? जब वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, राइट। तो फोटोन एक तरह से एक पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो फोटॉन्स ही डल रहे हैं। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम थी तो उसके पास वो एनर्जी नहीं थी निकलने के लिए, जब ज्यादा हुई तो वो निकल जाता है। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों क्लियर हो गई?
बच्चों ये कैसे पढ़ाऊं, लाइट मोड में पढ़ाऊं या डार्क मोड में ही पढ़ाऊं? आर्यमन डार्क ही है भाई मेजोरिटी में, वोटिंग की जरूरत ही नहीं, क्लियर कट मेजोरिटी है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन झटके से ही बाहर निकल जाता है। झटके से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो झटके से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब झटके से एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा हो सकता है? अगर वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा हो, एक वेव से तो आपको झटके में एनर्जी नहीं मिलेगी ना, वेव से तो कंटिन्यूअसली मिलेगी। अंडरस्टूड बच्चों? सर हम्म। सर ये सेकंड वाला केस कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है? वो कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरीके से है कि झटके में क्यों निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एकदम एनर्जी कैसे मिल गई? इलेक्ट्रॉन को तो कंटिन्यूअसली मिलनी चाहिए। लेकिन सर जो वेव से एनर्जी आ रही है सर वो तो कांस्टेंट ही है मतलब कांस्टेंट ही है ना, ऐसे तो है नहीं कि वो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। नहीं, उस तरह नहीं कर रही। आप सोचो किसी सरफेस के ऊपर वेव डल रही है, हाँ जी अगर सर। वेव है, वो प्योर वेव है, तो सरफेस तो उस वेव को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करती रह सकती है ना। हाँ जी सर। तो मतलब उस सरफेस की तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है सर, इसमें एक बार में ऑब्जर्व हो रही एब्जॉर्ब हो हाँ, रही है। इसमें एक बार में ही आ गई एनर्जी। और सर एक जो हम मतलब कि हमने ऐसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होती है उससे हमें कलर्स वगैरह दिखते हैं। हम्म। तो सर इसमें वो चीज तो नहीं होगी क्योंकि वो तो ये तो इलेक्ट्रॉन लैटिस में ही पड़े हैं। हाँ हाँ, वो तो अभी आगे आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है सर। हम्म। अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बताओ कि ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट। शाइना, वो भी आगे आएगा जो आप कह रहे हो। लिसन केयरफुली। मान लो बच्चों, वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है? जो फोटोन की एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है? तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन एब्जॉर्ब करके बाहर निकला है? जिन लोगों ने नो लिखा है वो आंसर करो, क्यों? क्यों नहीं है पॉसिबल? माय क्वेश्चन इज, क्या एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि वो 2 कम एनर्जी वाले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, जिससे उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा हो जाए वर्क फंक्शन से, और वो बाहर निकला है। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब आप में से कुछ लोगों ने लिखी है कि 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। इसका कोई लॉजिक है क्या? मतलब आई बिलीव ये शायद आपको केमिस्ट्री में ऐसा कुछ बोला गया हो, मतलब ऐसा है क्या?
तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सी देयर इज नो फिजिकल लॉ व्हिच सेज कि एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है? 2, 3 या 4 कुछ भी। मतलब ये स्टेटमेंट अगर हम कहें कि 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब 1 फोटॉन ओनली, ये स्टेटमेंट एज सच गलत है, ठीक है? अब होता क्या है कि 2 तो छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन की एक फोटॉन को ही एब्जॉर्ब करने की जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर आपने एक सरफेस के ऊपर मान लो 100 फोटॉन्स डाले, ठीक है? तो हार्डली 1 या 2 फोटॉन्स ही ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किए होंगे, ठीक है? मतलब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है, तभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बोला, हमने 100 फोटॉन डाले, तो 100 में से हार्डली 2-3 ही ऐसे होंगे फोटॉन जो कि एब्जॉर्ब होंगे इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, फोटॉन उसके ऊपर कैसे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब व्हिच गोज बियॉन्ड आवर स्कोप, ठीक है? और फोटॉन डायरेक्टली हिट करे इलेक्ट्रॉन को, तो कई सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जब पहला फोटॉन एब्जॉर्ब होने की ही इतनी प्रोबेबिलिटी कम है, तो जो दूसरा फोटॉन एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी तो और भी कम हो जाती है, ठीक है? मतलब ऐसा होएगा कि मतलब वैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं है, तो बच्चों ऐसा हो जाता है कि अगर एक फोटॉन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी 1% है, तो 2 फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0.01 इंटू 0.01 बन जाती है, मतलब 0.01% बन जाती है। तो डेफिनेटली कर सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग अ फोटॉन इज वेरी लेस। तो मतलब कि जितने हम फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं, उनमें से सिर्फ 2-3% एब्जॉर्ब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। ये मतलब आपको ऐसा वैल्यू याद नहीं रखनी, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भी बहुत कम होती है। बच्चों ये वाला पॉइंट कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो हम वैसे लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप कह लो कि हमने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को इकट्ठे ही लिख दिया। ऑब्जर्वेशन ये थी कि हाँ बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उससे हमने ये कंक्लूजन भी बना दिया कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? ओके, आगे बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमने लाइट इंसिडेंट की हुई है, हम उस लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है? मतलब
हमने लैम्डा कांस्टेंट रखा है, हम n को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं n को कैसे चेंज कर सकता हूं? अगर हम पिछला वाला एक्सप्रेशन देखें, हमारा n क्या था अपना, p लैम्डा बाय एच सी। तो मैं कह रहा हूं कि लैम्डा को कांस्टेंट रखो, तो फिर n कैसे बढ़ेगा? p को बढ़ा के। तो हम अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की पावर को बढ़ा दें। ठीक है, तो पावर बढ़ा दें या इंटेंसिटी बढ़ा दें, एक ही बात है। इंटेंसिटी भी क्या है, पावर अपॉन एरिया ही है। ठीक है, ऐसा हम कैसे कर सकते होंगे बच्चों कि भाई जैसे मान लो आप कह रहे हो कि भाई पहले 10 वॉट का बल्ब लगाया हुआ था, तो वही 10 वॉट के बल्ब की जगह हमने 100 वॉट का बल्ब लगा दिया। तो सेम कंपनी का बल्ब लिया है, सब कुछ वही किया है, तो लैम्डा तो वही रहा, बट पावर बढ़ गई, तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक फोटोन की एनर्जी को नहीं बढ़ाया, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। राइट? तो बच्चों इससे क्या होगा अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देंगे? तो भाई जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है और जो आपको भी समझाया था कि भाई हो सकता है कि जब हम 100 फोटॉन्स डाल रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो अब अगर हम 100 के 200 कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 4 निकलेंगे, है ना? आप 300 कर दोगे तो 6 निकलेंगे, मतलब निकलेंगे तो उसी रेशो में ना, भाई 2% निकलने हैं। तो जितने आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। तो ये थी हमारी अगली ऑब्जर्वेशन कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा बच्चों, ये ना हम अभी अलग से लिखेंगे भी कि कैसे कैसे वेव नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो उसकी चिंता मत करो, अभी तो बस समझ लो पूरा। नहीं, पावर नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही लिखना है। पावर तो आप लैम्डा चेंज करके भी बढ़ा सकते थे, है ना? तो हमने यहाँ पे यही कहना है कि जितने आप फोटॉन्स बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं। सर हम्म, सर हम इसमें ये चीज मान रहे हैं ना कि हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा दी है थ्रेशोल्ड से। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? सर हाँ जी। थ्रेशोल्ड से कम दिया और आप इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे फिर तो होने लग जाएगा। ना, 2 फोटॉन एब्सॉर्प्शन वाला पैटर्न आ गया ना, अगर वो इनटू भी हो रही है लेकिन वो अगर तो आपने इंटेंसिटी बहुत बहुत ही ज्यादा कम ही होता बढ़ा है, दी। मतलब अगेन वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठीक। ओके। अब बच्चों अगला पॉइंट, मान लो बच्चों ध्यान से समझना, मान लो हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कांस्टेंट रखे, ठीक है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी, है ना, एच न्यू। तो अगर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? तो ये हमारी अगली ऑब्जर्वेशन है
कि अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो सेम ही निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो स्पीड बढ़ गई, ठीक है। मैं फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, अगर हम फोटॉन्स का नंबर चेंज ना करें, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने फोटॉन का नंबर सेम रखा है लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी। तो अगर हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो भी ज्यादा एनर्जी से निकलेगा। अंडरस्टूड? तो क्या होगा कि मतलब बात ये समझनी है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेंगे, बस जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा स्पीड से निकलेंगे। तो if we change the frequency of incident light, the ke of electrons increases, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हम ये कह रहे हैं कि कब फ्रीक्वेंसी चेंज की है, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, उस केस के लिए। ठीक है जी। अब बच्चों अगला पॉइंट, इसको ध्यान से समझना। एक बार इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बच्चों हम दोबारा देखते हैं। लेफ्ट साइड पे प्लेट है जिसको नेगेटिवली चार्ज रखा हुआ है, राइट साइड वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है। बच्चों मान लो हमने जो फोटॉन्स इंसिडेंट किए, जितने भी फोटॉन्स थे, उससे मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लो कि नीचे बैटरी नहीं लगाई हुई हमने, ठीक है। तो जब हमने बैटरी नहीं लगाई हुई तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे और अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगे, राइट। तो अब बच्चों मान लो हमने नीचे से बैटरी लगा दी और राइट साइड पे पॉजिटिव प्लेट कर दी। तो अब ये पॉजिटिव प्लेट करने से क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। अच्छा, अगर मैं अब इस प्लेट को और ज्यादा पॉजिटिव करता जाऊं तो क्या होगा? तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा टेढ़ा भी जा रहा है वो भी उसकी तरफ बेंड होके उससे हिट कर सकता है ना। तो अब बच्चों हम जितना मर्जी पॉजिटिव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो 10 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 से भी ज्यादा पहुंच जाएंगे।
है ना, वो तो निकले ही 10 है भाई, तो 10 तक ही पहुंच सकते हैं। तो अब बच्चों हम जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं वो वेरिएशन है ये नीचे वाली बैटरी। तो अगर तो हम नीचे वाली बैटरी लगाएं ही ना तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आगे पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको लगा दें और हम इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितना बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर के लिए तो बढ़ेंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बोल दो भाई कुछ, यस नो। तो यस, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सैचुरेशन आ गई, ठीक है। तो रीजन तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट से निकले हैं ज्यादा से ज्यादा तो वही पहुंच सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो पहुंच ही नहीं सकते। तो ये अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड करंट विल इनिशियली इंक्रीज देन बिकम कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एज सैचुरेशन करंट। अभी 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, इसका ऑपोजिट करके भी देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, ये पॉइंट सबको समझ आ गया? सर हम्म। सर करंट को इंक्रीज करने का वर्क फंक्शन पे भी इफेक्ट होगा ना? वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है किसी मेटल का। लेकिन सर अगर हम जैसे पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो सर नेगेटिव वाली पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी सर नेगेटिव प्लेट पे। नहीं नहीं, वर्क फंक्शन जो होता है वो तो डिफाइंड ही इस तरीके से होता है कि आइसोलेटेड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कभी भी कि हाँ वर्क फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है सर। ओके। नहीं, तो ये करंट तब तक मेंटेन रहेगा जब तक आप रेडिएशन कंटिन्यूअसली पुट कर रहे हो। ओके। अब बच्चों आप सोचो कि हमने इस बैटरी को उल्टा करके लगा दिया, इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो क्या होगा? तो बच्चों मान लो अभी शुरू में तो जो पोटेंशियल है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पोटेंशियल है, जो मान लो बैटरी को ऐसे करके जो आएगा,
अभी मतलब ये बहुत कम है इसकी वैल्यू, तो उससे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स अपनी खुद की स्पीड से तो निकलेंगे बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होने शुरू हो जाएंगे, है ना। बट अगर अभी ये बैटरी का पोटेंशियल कम ही है, तो हो सकता है कि स्टिल कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएं, स्पेशली जिनकी स्पीड ज्यादा है ना। तो अब हम अगर धीरे धीरे इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिटार्डेशन बढ़ती जाएगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अब ऑपोजिट प्लेट पे पहुंचेंगे वो कम होते जाएंगे, है ना। और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा आगे, राइट। अब एक बार ध्यान से सोचो, वो कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। मतलब हम कोई कंडीशन बना सकते हैं जिसपे हम कह पाए कि हाँ भाई अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों पहुंचने का सबसे ज्यादा चांस है? जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है ना। सबसे ज्यादा वाली एनर्जी कौन सी हुई? के मैक्स, इजंट इट। तो अगर नीचे वाले पोटेंशियल ने के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो भाई इसका मतलब और कोई इलेक्ट्रॉन तो पक्का ही नहीं पहुंच सकता, राइट बच्चों। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जब तो हमने नॉर्मल पहले की तरह बैटरी लगाई हुई थी, तब तो करंट पहले बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। अगर हम पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट जीरो बन जाएगा, राइट। तो अगर हम इस बात को बच्चों एक ग्राफ में प्लॉट करें, हम एक ग्राफ बनाएं बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल, तो ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट बढ़ा, लेकिन वो बढ़ के कांस्टेंट हो गया, और जैसे जैसे आप पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहे हो तो एक नेगेटिव वैल्यू पे जाके करंट जीरो हो गया। करंट जीरो क्यों हो गया? जब पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया कि वो के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को भी नहीं पहुंचने दे रहा राइट साइड पे, तो फिर तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हुआ ना जो राइट पे पहुंचेगा। ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दो एक बार। तो पहले इस ग्राफ की राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि जैसे v बढ़ाया, कुछ देर के लिए करंट बढ़ा और फिर वो करंट कांस्टेंट हो गया। वो डिनोट कर रहा है कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने शुरू हो गए, राइट। और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हमने v को नेगेटिव करना शुरू किया,
तो हम कह रहे हैं कि करंट कम होता जा रहा है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो जो करंट है वो 0 हो गया। उसको हमने बोल दिया है, इस पोटेंशियल को -Vs। अभी उसको कुछ नाम दे देंगे। तो बच्चों इस ग्राफ में एक बात आप समझो, V0 पे करंट की क्या वैल्यू है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना समझना है कि हाँ कुछ ना कुछ करंट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही जो राइट की तरफ जा रहे होंगे। फिर ऐसा कोई, मतलब हम कोई फिक्स्ड V की बात नहीं करते जहां पे हम कहते हैं कि सैचुरेशन करंट आ गया, ठीक है। उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और तीसरा, ये मतलब ग्राफ की एग्जैक्टली शेप क्या है उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ से तो हमें बस ये समझना है कि पॉजिटिव किसी V पे जाके करंट मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, और नेगेटिव में एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके जो करंट है वो 0 हो जाता है। उसको हमने नाम दिया है एज -Vs, ठीक है। हाँ, इसमें बच्चों हम ये नहीं मान रहे कि भाई कि आपने पोटेंशियल इतना हाई कर दिया कि उस पोटेंशियल ने ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। नहीं नहीं, उतना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये Vs की क्या सिग्निफिकेंस होएगी, कि वो Ke मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन बन जाएगी, EVs इज इक्वल टू Ke मैक्स, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। और Vs को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जिसने करंट को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। ये समझ आ गया बच्चों। तो करमन आप समझ गए, जो आप पहले पूछ रहे थे वो पोटेंशियल में ही कवर हो जाता है, हमें अलग से काइनेटिक एनर्जी मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों मैं आइंस्टाइन इक्वेशन को अब इस तरह भी लिख सकता हूँ, है ना, के मैक्स को EVs से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट EVs इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, या फिर hc by lambda माइनस hc by lambda नॉट। राइट।
तो यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट विच no electron reaches the other plate. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। अभी हम बोल रहे थे कि इन वैल्यूज की वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने बस देखा कि ऐसा पैटर्न आता है कि इंक्रीज है डिक्रीज है, बट माइनस वीएस तो हम निकाल नहीं सकते कि हाँ वीएस तो ऐसे वीएस तो निकालना। है, वीएस तो है सिग्निफिकेंट, मतलब वो दूसरी वैल्यूज नहीं है, मतलब कि वी जीरो पे जो करंट है और जो अच्छा किस वोल्टेज पे सैचुरेशन करंट आ गया उसकी सिग्निफिकेंस नहीं। सर हाँ सर हमने इसमें सर सिर्फ उसको जो नेगेटिव वाली प्लेट होगी सर वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी इलेक्ट्रॉन को, और सर जो पोलैरिटी रिवर्स कर दी हमने, लेकिन सर उन्हें दूसरी प्लेट के कारण जो इफेक्ट है सर उसको क्यों नहीं कंसिडर किया? नहीं, वो तो दोनों प्लेट्स मिला के ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है ना, एक प्लेट से तो हो नहीं सकता पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर कि मतलब दोनों प्लेट, अच्छा ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस को ही कर दी, ठीक है सर। अब बच्चों क्या होता है, हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम होती है, राइट? अब इस चैप्टर की ना एक ये प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर में, मतलब जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी मान लो हम बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एरिया और टाइम मान लो कांस्टेंट है, ठीक है? तो अब एनर्जी बढ़ाने के बच्चों दो तरीके हो सकते हैं, कि या तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो या आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, दोनों ही तरीके से एनर्जी तो बढ़ सकती है ना? तो इस चैप्टर में बाय चांस ऐसा है कि जब इंटेंसिटी में चेंज की बात आती है तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की टर्म्स में ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस समहाउ एक पुरानी कन्वेंशन चली आ रही है कि वैसे तो वी कैन इंक्रीज इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग एफ एज वेल एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट इस चैप्टर में जब भी इंटेंसिटी की बात होगी हम ये मानेंगे कि हम वो इंटेंसिटी एन इंक्रीज करके ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है? एक ये बात इतनी आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों, आई जस्ट गॉट न्यूज की फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं पटियाला में, जो अभी तक शांति थी वो तूफान से पहले की शांति थी।
यस, ये डिनोमिनेटर में एरिया इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई जो मैंने बोला अभी, कि अगर इंटेंसिटी की बात की हो तो आपने यही मानना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएं। तो बच्चों अगर अब हम ग्राफ बनाएं बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी, वो तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा ना, जैसे कि हमने अब लिखा ही था पॉइंट कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, राइट, टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है जी, ओके। चलो बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमने एक मेटल प्लेट के ऊपर 3 अलग अलग रेडिएशंस डाली, ठीक है, और उनके ग्राफ्स इस तरीके के आते हैं, सेम मेटल है। तो आप 1, 2 और 3 की इंटेंसिटीज कंपेयर करो और उनकी फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करो। ऊपर वाले ग्राफ के वाई एक्सिस पे करंट है, ऊपर भी नीचे भी, दोनों में। यस, V इज वोल्टेज। ध्यान से करना बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे 1 और 2 मिल रहे हैं, 3 अलग है। मुझे सबके आंसर चाहिए।
हाँ बच्चों बताओ, आसानी है यार, इसमें क्या मुश्किल है? आपको इंटेंसिटी के साथ भी पता है रिलेशन, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला रिलेशन भी पता है आइंस्टाइन इक्वेशन से। वन और टू का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ये जो इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये वही वाली है, नंबर वाली, फोटॉन्स वाली मतलब। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? भाई सीधा सीधा ही है कि जो इंटेंसिटी होती है वो तो सैचुरेशन करंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो 2 और 3 का सैचुरेशन करंट सेम है, तो उसकी इंटेंसिटी सेम हो गई, 1 की ज्यादा है। राइट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आंसर तो यही दिया है, बट जनरली स्पीकिंग कि जो हमने बोला है, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स मानना है, हम्म। वो तो एक कंपैरिजन में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा ना। यहाँ पे तो हम क्लियरली बोल ही सकते हैं इंटेंसिटी जब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, फ्रीक्वेंसी अलग है 1 और 2 की, 2 और 3 की, तो इंटेंसिटी तो सेम कैसे हो सकती है? तो हमें बोलना चाहिए कि 1। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन से बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, फिर तो हम बोल ही सकते हैं 2 और 3 में भी किसकी ज्यादा होगी। मतलब इसको और क्लियर हम इस तरह कर सकते हैं कि ये इंटेंसिटीज मतलब नंबर इंटेंसिटीज हैं, मतलब दीज आर इंटेंस, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना? नंबर ऑफ फोटॉन से आंसर नहीं आएगा ना, ये तो असली वाली से आएगा कि एनर्जी बराबर है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 2 की ज्यादा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 2 और 3 के बराबर कैसे हो सकते हैं?
हमने तो असली के हिसाब से निकाल लेना, जो I1 ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I3 लिखा है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड, कि 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम है। करेक्ट करेक्ट, कह रहे हो। तो हाँ बच्चों, तो देखो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले तो ये पता चल रहा है हमें कि 2 और 3 के नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, राइट। तो ठीक है, मतलब इंटेंसिटी लिखा है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम यूज करेंगे, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, है ना। तो 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 2 और 3 में हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्योंकि 2 और 3 का करंट सेम है, राइट। और अब स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि 1 और 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, राइट। तो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम है, करेक्ट। एंड क्योंकि 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही गई, सीधा सीधा। क्या ये समझ आया बच्चों? सर इंटेंसिटी वाला बता दो एक बार। इंटेंसिटी वाला देखो, फ्रीक्वेंसी वाला हो गया क्लियर। अब अगर हम अब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को कंपेयर करें तो क्लियरली नंबर ऑफ फोटॉन्स करंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो 2 और 3 में नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, 1 में नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है। तो अगर अब हम इंटेंसिटी कंपेयर करें 1 और 2 की, तो इंटेंसिटी के अंदर बच्चों क्या आता है? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। पावर में क्या आ जाएगा? एन एच सी बाय लैम्डा ए, या न्यू में ही लिख लो, एन एच न्यू बाय ए। ठीक है। तो अब हमें 1 और 2 में ये पता है कि 1 और 2 का न्यू तो सेम है, राइट। यस सर। तो लेकिन 1 का n ज्यादा है क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हाँ जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हाँ जी सर। है ना। यस सर। और और 2 और 3 में तो हमें दिख ही रहा है क्लियरली कि 2 और 3 में तो सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन सर 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि सर, फिर उससे कंपेयर नहीं कर हाँ, फिर सकते। ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें ये गलत इक्वालिटी नहीं आएगी, ग्रेटर। ऐसे। बट फिर ठीक सर है, यहाँ ये नहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी करंट वाली की, करंट फिर सेम कैसे हो गया? नहीं करंट सेम तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे हो गया ना, कि दोनों के नंबर ऑफ फोटॉन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। करंट तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंडेंट है ना। तो इंटेंसिटी फिर
हमने अभी असली वाली के इंटेंसिटी हिसाब तो से किया है, हाँ, ये नंबर तो के हम असली हिसाब वाली इंटेंसिटी के हिसाब से कह रहे हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। फिर ठीक है। सर पेपर में कैसे पता चलता है कि सर कौन सी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं सर वो? नहीं देखो, इंटेंट दो अलग बातें हैं। जो मैंने आपको पहले बोला था वो ये कहा था कि अगर हम इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहे हैं कि तो वो कैसे कर रहे हैं, वहां मैंने आपको ये कहा था कि इंटेंसिटी को अगर कम ज्यादा कर रहे हैं तो ये मानना है कि वो एन चेंज करके कर रहे हैं, हम न्यू चेंज करके नहीं कर रहे। हाँ जी सर। राइट। अब जहां भी इंटेंसिटी लिखा है, इंटेंसिटी तो सिंपल वही इंटेंसिटी है, पावर अपॉन एरिया। उसको तो हमने कुछ बोला ही नहीं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि उसको चेंज का क्या बोलना है। कि सर मतलब अगर उन्होंने चेंज की हुई है तो हमने सिर्फ एन को चेंज करना है। हाँ, ठीक है सर। एक बार ये फिर से समझ लो। देखो, पहले राइट हैंड साइड से देखते हैं। राइट हैंड साइड से हमें ये पता चल गया कि n1 बड़ा है और n2 और n3 इक्वल है। राइट। n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। करेक्ट। मतलब अगर मान लो हमें सीधा सीधा यही पूछा हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंपेयर करो, तो हम इससे कंपेयर कर देंगे कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सीधा करंट पे डिपेंड करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हम क्या पता कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का, कि भाई 1 और 2 की का सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन से पता चल गया हमें कि 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी सेम है। राइट। तो अब हम अगर फ्रीक्वेंसी और एन को इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला में पुट करें, राइट, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? पावर अपॉन एरिया। तो एन इंटू एच न्यू अपॉन एरिया। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं अब 1, 2 और 3 की इंटेंसिटीज को। तो जैसे हम 1 और 2 को कंपेयर करें, तो 1 और 2 में हमें पता है कि न्यू तो सेम है, लेकिन 1 का एन बड़ा है, तो इसलिए 1 की इंटेंसिटी बड़ी हो गई। राइट। तो तो हो सकते हैं चेंज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी को चेंज करने पे कब चेंज करेंगे? इसी एक्सप्रेशन से देखो, जब आप इंटेंसिटी को एन चेंज करके चेंज करोगे, है ना। अगर आप इंटेंसिटी को न्यू चेंज करके चेंज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं आएगा, जो हमने ऊपर बात की थी। मतलब यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हम क्या मान रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी है वो कैसे चेंज कर रही है? बाय चेंजिंग एन। राइट। ओके। हाँ बच्चों, अभी एग्जांपल क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, एक और करो बच्चों एग्जांपल। ये एक मेटल स्फीयर है बच्चों, इसके ऊपर हमने एक रेडिएशन इंसिडेंट की हुई है ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है। तो हमें इस केस में बताना है कि स्फीयर के ऊपर फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर हमें लगता है कि
कि मतलब चार्ज बढ़ता जाएगा तो आंसर कुड बी इन्फिनिटी। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ और। मतलब योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपको वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है स्फीयर का। इन सब क्वांटिटीज के टर्म्स में ही आएगा या इन्फिनिटी होगा। सही है, मदद सही है, मनमंदर सही है। तो बच्चों, स्फीयर से कब तक
जैसे जैसे स्फीयर पे रेडिएशन डलेगी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट? तो उससे स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता रहेगा, राइट? तो स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अब कब स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाएंगे? अगर स्फीयर का ही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, है ना? तो बस हमने क्या कंडीशन लगानी थी? पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो k q by r is equal to 1 by e times h nu minus h nu naught। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो, राइट बच्चों, दैट्स इट। आपने बस नेक्स्ट टाइम होमवर्क में 0 1 का ए और बी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सर हाँ जी। सर हमने कहा कि हम इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज कर दें या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी को। तो मॉड्यूल में एक पॉइंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो वही, मतलब अगर वो वहां पे ऐसे लिखा है तो उसका मतलब है वो इंटेंसिटी को नंबर मान रहे हैं। अच्छा, कि मतलब कि आप इंटेंसिटी को चेंज अगर नंबर मान के करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ, ठीक वही है। चीज जो मैंने बोली है ना। यस सर। ठीक है जी। सर हाँ जी। सर अभी आपने ऊपर बोला था कि जो हम इंटेंसिटी है उसको हम एन की टर्म में देखते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की टर्म में। और नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर इंटेंसिटी कम ज्यादा करते हैं तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करके करते हैं। अच्छा, मतलब अगर हमको एक इंटेंसिटी को दूसरी इंटेंसिटी से कंपेयर करना है तो हम नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी दोनों को देखेंगे। हाँ, अगर हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हाँ हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो हम ये मान लेते हैं कि भाई उस केस में हमने बस एन को बढ़ाया होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बाय।